चलो आज हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह जो सूरी जो था ना, उसका शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक मेनली माना जाता है, पर उससे पहले उसने जो जो संघर्ष किए उसका क्या मतलब रिलेशन था उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी या शेर खां भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक था, सही बात है। और शेरशाह का जन्म जो है 1472 में हुआ था। ठीक है, 1472 में। ठीक है, और नरनौल परगने में हम लोग बरनौल लगाते हैं, ये जन्मा था इसके कांड पे नरनौल लगाया था। ठीक है, और नरनौल लगा के इसका पिता हंसने लगे, तो इसके पिता का नाम हसन खां होंगे। ठीक है, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। बोले थे बचपन में बहुत सीधे खरीदा था, इसलिए नाम ही फरीद पड़ गया। ठीक है, और उसके पिता के पास 2 जागीरें थी, एक सहसराम की जागीरें और ख्वासपुर की जागीरें। बहुत लगता था कि मेरा बेटा जो है बहुत साहसी है और मेरी इससे बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें है ना, मेरे बेटे को लेकर वो ऐसा बोलता था। देखो, ठीक है, शेरशाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया। बोले कि तुम करो बेटा जागीर प्रबंधन, है ना, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह इसे छोड़कर दौलत खां की सेवा में आगरा में चला गया। दौलत खां की सेवा में चला गया। ठीक है, आगरा। ठीक है, अब देखो 1522 ईस्वी में वह बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। कहाँ पे? दक्षिण का जो सूबेदार था, दक्षिण बिहार का सूबेदार था बहार खान, उस बहार खान लोहानी के यहाँ पे वो नियुक्त हुआ। यहीं पर जो है शेरशाह द्वारा क्या किया गया कि एक शेर को मार दिया गया, है ना, शेर को मार दिया। तो इसलिए क्या बोला कि बहार खान लोहानी खुश हो गया, बोले साले क्या गजब पावर है यार, शेर को मार दिया, मतलब क्या गजब दम है बंदे में, है कि नहीं। तो उसने उसे क्या है, शेर खां की उपाधि दे दी। बोले कि शेर खां हो यार तुम तो, मतलब शेर, क्या बात है, मतलब शेर को मार दी, उपाधि दी। तथा उसने बोला कि मेरा बेटा जो है उसका तुम ये बन जाओ, संरक्षक बन जाओ। तथा अपने पुत्र जो है जलाल खां का संरक्षण उसको नियुक्त कर दिया, जलाल खां का नियुक्त कर दिया। बोले पावर तो है भाई, बंदे में पावर है, शेर को मार सकता आदमी, तो आदमी फाड़ देगा आदमी को 2 मिनट में। फिर 1528 में चंदेरी के युद्ध में वह बाबर की सेना में शामिल हुआ और वह मुगलों के साथ लड़ा। ठीक है, मुगलों के साथ लड़ा, ध्यान रखना, चंदेरी के युद्ध में वो लड़ा था, वो मुगलों के साथ। ठीक है, बाबर की सेना में शामिल हुआ, मतलब मुगलों के साथ से लड़ा था, विपरीत वालों के खिलाफ। ठीक है, और 1529 में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी के साथ हो गया। सोचो 1529 में वह महमूद लोदी के साथ हो गया, किंतु लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाया। बोले कि तुम है ना निष्क्रिय रहो, ज्यादा ना लड़ने का मत सोचो, अब तुम्हारी उम्र हो गई, कल परसों तुम जो है 1529 हो गया है और 30-31 तक तुम निपट जाओगे, है कि नहीं। तो इतना लड़ाई वड़ाई मत किया करो, जो अपना खुशी रहा करो। तो फिर इस समय जो है बाबर ने जो है हुमायूं को इससे बोला कि तुम सतर्क रहना, देखो ये कितना खतरनाक आदमी है, ये मेरे को निष्क्रिय रहने का बात कर रहा है, मतलब समझ रहा है, तुमको तो पेल देगा। तो वो बोला कि कुछ नहीं होगा। फिर क्या 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध में ऐसा चुसाएगा ना उसको। चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेरशाह सूरी से आमना सामना हुआ। अब शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट आमने सामने, मतलब एक दूसरे के, जिससे शेरशाह सूरी विजयी हुआ और उसने शाही उपाधि से शेरशाह सुल्तान आदिल धारण की। ठीक है, पेल दिया यहाँ पे शेरशाह, चौसा के युद्ध में चुसा दिया इसको, हुमायूं को। पर हुमायूं सोचा कि भाई किसी को कभी एक बार हार, सम्राट होने के बाद एक बार हार जाना बहुत मुश्किल, मतलब ये बहुत, ये क्या बोलते हैं, गिल्टी फील होना। तो हुमायूं द्वारा खोए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्ति के क्रम में दोनों के मध्य फिर से टकराव चलता रहा, है ना। और 1540 में, मतलब जस्ट अगले साल ही बिलग्राम के युद्ध में दोनों की आमना सामना हुआ। दोनों को बिलग्राम में जो है इस बार उसने मार के उसको बिल में घुसा दिया हुमायूं को। हुमायूं तो फिर से हार नहीं था, इस युद्ध में हुमायूं को पुनः हार का सामना करना पड़ा, फिर से हार गया बेचारा। इसी के साथ शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया, और इसी के साथ क्या हुआ, मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया शेरशाह ने। हो गया, अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखो शेरशाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और कुछ ही समय में अपने राज्य का विस्तार पूर्व बंगाल तक, बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक कर लिया। सोचो, ठीक है। राज्याभिषेक देखो, अब देखो राज्याभिषेक कहाँ होगा। अब देखो बिलग्राम का जो बोला, बिलग्राम के जैसे ही बिलग्राम में उसको मारा ना, तब उसको बहुत खुश है, बोले सारे बिल में घुसा दिए हुमायूं को, है चौसा दिए, पहले चौसा दिए, फिर बिल में घुसा दिए उसके। ठीक है, फिर बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में
विजय प्राप्त करके 1540 में शेर शाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के विजय प्राप्त करके, कन्नौज पे जैसे विजय प्राप्त किया ना, तो 1540 में उसका दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार हो गया। ठीक है, 68 वर्ष की आयु में, सोचो 68 वर्ष की आयु में था, इतना मतलब इतना उम्र दराज आदमी था, और 1540 में बताओ अच्छा को हरा गजब आदमी था वाकई में। 68 वर्ष की आयु में 1540 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सोचो 70 साल की उम्र में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, मरने का सोचते हैं, ये जो है अभी गद्दी पे बैठा, क्या बात है, लेवल है भाई का। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत में सूर वंश अच्छा द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। ठीक है, सबको पता है सूर था, है ना भाई, सिर्फ नाम है शेरशाह सूरी है, तो सूर वंश का ही करेगा, तो कोई और थोड़ी, इसमें कोई कहने का बात नहीं। ठीक है, फिर इसके राजनीतिक अभियान देख लो। गख्खरों से युद्ध, गख्खर जो है बहुत खतरनाक जाति होती है, ध्यान रखना। गख्खर डाल देंगे इन द चक्कर, है कि नहीं। 1541 में देखो, 40 में बना, 41 में इसकी चुल मची और शेर खान ने गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, है ना। ठीक है, गख्खर जाति का एक ही मोटिव रहता है, मारना लूटना, इस टाइप से, है ना, लूट मार करना, है ना, ये लूट मार करने में ज्यादा विश्वास रखता है। जिसमें शेर शाह उनकी शक्ति को तो खत्म ना कर सका, न मतलब शक्ति उक्ति उससे, शेर शाह से कहाँ शक्ति, वो लोग बहुत हाई लेवल होते थे ना। उनकी रोकथाम के लिए उसने क्या है, पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। मतलब उसने डर के मारे इससे कम से कम इसको खत्म नहीं करते तो कम से कम रोको तो सही इसको, है कि नहीं, इन सब गख्खर जाति को, नहीं तो ये गख्खर हम लोग को चक्कर में डाल देंगे, है कि नहीं। तो उसने रोकने के लिए रोहतासगढ़ का किला जो है बनवाया पश्चिमोत्तर सीमा पर। गख्खर लोग अपनी वीरता व साहस हेतु प्रसिद्ध थे और लूटपाट करते थे। क्या करते थे, लूटपाट करते थे। ठीक है, मतलब बोले साहसी, खूब साहसी थे। तो वो लोग समझो वो लोग लूट के ले गए, तो फिर इसको माल का जरूरत था, तो इसने मालवा पे अभियान किया। ठीक है, तो शेर शाह ने 52 में मालवा का पर आक्रमण किया। उस समय कोई खास राज्य था नहीं, वैसे ही बिखरा हुआ था, और उस पर अधिकार कर लिया, कोई था नहीं, क्योंकि उस समय मालवा कमजोर एवं बिखरा हुआ था। तो ये आया, इसने आक्रमण किया और ले गया, क्योंकि कोई है ही नहीं तो बचाने वाला। अब देखो रायसीन में अलग ही सीन क्रिएट होगा। देखो इसमें जौहार वाला सीन क्रिएट होगा, रायसीन का अभियान 1543 में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। ठीक है, माना जाता है कि शेर शाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मल निकाल दिया, मतलब मार दिया उनको, पूरनमल को पूरा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे याद है। और पूरनमल की मृत्यु पश्चात वहां पर जितनी भी राजपूत स्त्री थी उन सब ने जोहार कर लिया। रायसीन की यह घटना शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है, ध्यान। मतलब उसके कारण जो है इतनी लेडीज लोग मरी। मारवाड़ का अभियान। ठीक है, 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव, यहाँ पे माल है देखो, यह ध्यान रखना, वहां मालवा था, यहाँ मालदेव है। मालदेव बहुत अच्छा खतरनाक राजा था। मालदेव पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ का राजा जो है मालदेव, देखो मालदेव पर ये कर रहा है, क्या है, आक्रमण। ठीक है, मालदेव जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, सारे पश्चिम एवं उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में उसने कर लिया था। सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों को मदद से जैसलमेर को भी देखो, अब इसमें क्या लिखा था पिछले लाइन में कि मालदेव ने, है ना, मालदेव ने जैसलमेर के भाटियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया था। ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ का यह अभियान शेर शाह के समस्त अभियानों में सबसे कठिन अभियान था। मतलब इसके सामने ऐसी चुनौती थी जो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। मालदेव को हराना इतना आसान है। मालदेव जो है खुद बहुत मालवान आदमी था। वो लोग खतरनाक मार देंगे सबको एकदम इस तरह से। इस युद्ध में राजपूत सरदार जयता व कुंपा ने, जयता मतलब बोले जय रहेंगे, जीतेंगे, और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः युद्ध में विजय के लिए शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लिया। अब तो पता है जीतने के लिए है, जो कूटनीति का सहारा लिया होगा तभी जीत पाएगा, नहीं तो जीतना आसान नहीं होता था। अब चलते हैं कालिंजर का अभियान। देखो 1545 में शेर शाह का अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान है। कालीन मतलब काली, उसके बाद में इस पर काल आ गया है कि नहीं, समझ लो। इसके लास्ट है कालिंजर, इसके बाद में झड़ जाएगा ये। ठीक है, कालिंजर में खत्म, झड़ जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि शेर शाह ने कीरत सिंह या करीत सिंह, क्या कीरत सिंह, है ना, कीरत सिंह यानी कालिंजर का शासक को एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंजर पर आक्रमण किया था। क्या बात है कि हाँ, शेर शाह ने कीरत सिंह जो कालिंजर का शासक था की
एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंजर को सोचो, जिसकी कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया। नाचने गाने वाले को देने से, जो डांस करती थी लेडीज जो थी, उनको वो लेने आया था, वो बोला कि नहीं देंगे हम तो, है ना, नहीं दिया उसने। वाह क्या बात है, ये बात भी बढ़िया उसका भी। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवारों को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उस दौरान किले की दीवार से टकरा कर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर से जा गिरा और उसमें आग लग जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस्तेजी करवा ली अपनी। क्या हुआ ना कि कालिंजर अभियान के दौरान क्या हुआ, शेरशाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। तो इसी दौरान क्या हुआ ना कि किले की दीवार से टकराकर एक गोला जो है उसके पास रखे बारूद के ढेर में जा गिरा, ठीक है, और उसमें आग लग जाने से 45 में ही शेरशाह की मृत्यु होगी। ले लड़की है कि नहीं, तुमको मिल गई लड़की। ये देखो जिंदगी में जो है ना इम्पोर्टेंट चीजें हैं कुछ कुछ, जिसके लिए इम्पोर्टेंट, देखो हम उसको गलत या सही नहीं बता रहे, हम बोल रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्हीं कीमती चीजों के लिए ही लड़ाई होती है, ध्यान रखना। तो उसमें से पहली चीज आता है पैसा, है ना, और दूसरा आता है लेडीज। ये दोनों ही बहुत कीमती चीज है। ये किसी में भी ये बहुत देखो कीमती चीजों की वजह से ही लोग लड़ते हैं ना, हम उसको गलत नहीं बता रहे हैं, दोनों को ही गलत नहीं बता रहे, हम दोनों को ही कीमती बता रहे हैं, है ना। कीमती चीजों के लिए लोग लड़ते हैं। आज दुनिया में पैसे की लड़ाई है और एक जमीन की भी लड़ाई होती है, और एक लेडीज, है ना, जर जोरू और जमीन, ये ध्यान, ठीक है। इन तीनों के लिए ही लड़ाई होता है, बाकी की चीज आदमी के लिए कोई लड़ाई नहीं होता है, यानी आदमी कोई खास कीमती नहीं, कीमती चीज के लिए लड़ाई करेगा। भाई हीरा किसी के पास है, किसी के पास कांच होगा, तो आदमी कांच वाला जो आदमी है वैसे ये सोचेगा छीन के इससे हीरा छीन लो। जो हीरा वाला है वो ये नहीं सोचेगा कि भाई इससे मैं अपना हीरा इसको दे दूं और कांच अपने ले लो, ये नहीं होता कभी। कीमती चीजों की ही लड़ाई होती है। तो कीमती चीजों की लड़ाई के चक्कर में मारा गया बेचारा, लेने गया था लड़की कुछ नहीं मिला इसको। अब मरना ही था, वैसे भी उम्र हो गया था कितना, 565 साल, वैसे भी तो कितना 72-73 हो गया होगा। शेरशाह का प्रशासन देखो, शेरशाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की जाती है। इसका कारण शेरशाह की सैनिक उपलब्धियां नहीं, वरन उसके उच्च कोटि की शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। क्या बात, उच्च कोटि मतलब ऐसा नहीं है कि उसने बहुत ज्यादा जीता था तो इसलिए बोल देंगे बहुत बढ़िया था, नहीं, मतलब बढ़िया राजा तो था ही, पर ये सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि उसकी सैनिक उपलब्धि इतनी अच्छी थी, मतलब जो है कि चौसा के युद्ध में हराया, फिर जो है कि उसको फिर कन्नौज के युद्ध में, है ना, कन्नौज के युद्ध में उसको हराया, फिर जो मतलब इस तरह से काफी सैनिक उपलब्धियां तो थी, बट उसका उच्च कोटि का शासन व्यवस्था थी, इसलिए हम लोग उसको याद करते हैं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उस अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, मतलब अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। उसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी, ठीक है। केंद्रीय शासन देखो, अब केंद्रीय शासन के बारे में शेरशाह पूर्णतः एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था और संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखता था। क्या बात है, मतलब वो बोला कि देखो इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है, शक्ति को रोको केंद्र, मतलब जो ये समझ लो एकदम जो क्या बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के जस्ट एकदम विपरीत था, है कि नहीं। आज डिसेंट्रलाइजेशन से जो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं, परंतु इसने बोला कि नहीं, सत्ता जो है मेरे हाथों में रहनी चाहिए, केंद्रित रहनी चाहिए राजा को। वह न्यायपालिका, कार्यपालिका व सैनिक मामलों का प्रमुख था। सोचो, न्याय में करता हूँ, कार्यपालिका भी मैं करता हूँ, सैनिक भी मेरे अंडर में, NKS, ठीक है। फिर भी इतने विशाल साम्राज्य प्रशासन करने के लिए उसे कुछ लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी, ओब्वियसली पड़ेगी। अतः उसने कुछ विभागों की स्थापना की जो निम्नलिखित थे। उसमें से देखो कौन सा, दीवान ए वजारत। अब दीवान वजारत क्या लग रहा, कैसा लग रहा, वजारत वजीर से मिलता जुलता ना। देखो यह विभाग आर्थिक मामलों की वजारत है ना, वजह मतलब होता है ना किसी चीज का, वजह कुछ होता है ना, वो लड़ाई होता है, पैसा होता है ना, आर्थिक चीज होता है। तो ये जो है, ये विभाग जो है आर्थिक मामलों की देखरेख करता था, जिसका अधिक वजीर होता था। इसका पद प्रधानमंत्री के समान था, है ना, इसलिए वजीर बोला जाता है। जो इस्लामिक स्टेट है उन सब में वजीर बोला जाता है इसको, प्रधानमंत्री, तो वजीर बोला जाता है, ठीक है। अंततः यह उन मंत्रियों के कार्यों को भी देखता था। तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्रधानमंत्री हो गया तो नीचे जो मंत्री होंगे या फिर जो भी अधिकारी होंगे उसके कार्य को ये ध्यान रखेगा ना। दीवान आरिज, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान आरिज या आर्ज, ठीक है, आरिज,
ठीक है। तो इस विभाग के अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। सैन्य संबंधी कार्य इस विभाग के अंतर्गत आता था, है ना। आरी मतलब आरी से लड़ने वाले सैनिक, समझे, आरिज, है ना। सैनिक जो है आरी से लड़ते हैं, समझ, ठीक है। तो सैन्य विभाग हो जाएगा। परंतु यह सैनिकों की भर्ती नहीं करता था, परंतु यह सैनिकों की भर्ती नहीं करता है। आरिज जो है खारिज कर सकता है पर भर्ती नहीं कर सकते, ठीक है। आरिज जो है वो खारिज कर सकता है। खारिज मतलब कुछ नहीं है, बस खारिज मतलब खुजली कर सकता है, बट किसी की अर्जी नहीं कर सकता ना, किसी का अर्ज नहीं कर सकता। अर्ज मतलब किसी को मतलब ये क्या स्वीकृति नहीं कर सकता, भर्ती नहीं कर सकता किसी। दीवान ए रिसालत यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार आदि के जरिए संपर्क रखता था ना। पत्र व्यवहार के द्वारा रिसालत, है ना। रिसालत मतलब हो गया कि भाई उसे जो है रिश्ते बना के रखो ना, रिश्ते बनाए दूसरे जो राज्य हैं उनके साथ पत्र व्यवहार के द्वारा रिश्ते बना के रखो, ठीक है, ठीक है। कुछ अन्य स्रोतों में इसे धार्मिक विभाग से संबंध माना जाता है, कोई जो है धार्मिक भी मानता है। चलो ठीक है। दीवान ए इंसा का मतलब है यह सामान्य प्रशासन विभाग है, जो नॉर्मली इंसा मतलब कि जो कोई है IAS ऑफिसर है, ठीक है, जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी आदेशों का पालन करवाना व लिपिबद्ध करना है, ठीक है। दीवान ए कजा, ये न्याय कजा यानी काजी हो जाएगा बाद में। काजी जो है क्या, जो है न्याय से संबंधित अधिकारी, है ना। यह न्याय विभाग है। इसके प्रमुख अधिकारी को काजी कहा जाता है, ठीक है। दीवान बरीद, ये तुम्हारा मेरे हिसाब से जो है गुप्तचर। दीवान बरीद, है ना। दीवान बरीद मतलब बरीद ऐसे बोल सकते हो, बरीद द गुप्तचर, ठीक है। बरीद द गुप्तचर मूवी बन रहा है, समझ लो। गुप्तचर, बरीद द गुप्तचर, बहुत गुप्त रहते, ठीक है। बरीद समझे, जिसके अधिकारी को बरीद मुमालिक कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो शेरशाह सूरी के जो क्या बोलते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग उसके 3-4 चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो देखो, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। शेरशाह सूरी का साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था, सही बात है, प्रांतों को सूबा कहते हैं, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। प्रत्येक सूबा का और सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता है, सही बात है, जो साधारणतः राजा का पुत्र, मित्र एवं घनिष्ठ व्यक्ति होता था। सुल्तान का एकताओं पर कठोर नियंत्रण था, ठीक है, एकताओं पर, है ना। एकता तुझे मैं भी देखता ही क्यों। स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था देखो, शेरशाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत है ना। कितना स्थानीय शासन जो है 3 भागों में वर्गीकृत, सरकार, परगना और ग्राम, ठीक है। एकताओं को सरकार यानी जिलों में विभक्त किया जाता था, एकताओं को, ठीक है। एकताओं को सरकार यानी सरकार किसको बोलते हैं, जिला को सोचो, जिला में विभक्त किया जाता था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। प्रत्येक जिले में 2 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिन्हें सिकदारान क्या बोलते हैं, सिकदारान व मुंसिफान कहा जाता था। इनमें से सिकदार का पद ऊंचा था, तथा उसका कार्य सरकार व सामान्य प्रशासन करना था। सिकदार का पद क्या होता था, ऊंचा होता था। इसका सामान्य कार्य क्या था, इसका सामान्य कार्य सामान्य प्रशासन करना था। उसका कार्य जो है सरकार का सामान्य प्रशासन करना था। मुंसिफान, कौन सा तूफान आ रहा है, मुंसिफान, सिकदारान। मुंसिफान का कार्य न्याय, मुंशी क्या बोलते हैं, मुंशी जो है ना, मुंशी जो न्याय का कार्य करेगा। यहाँ पे नॉर्मली मुंशी जो खेता का मतलब जो लेखा जोखी काम करता था, ये मुंशी जो है मुंसिफान आ गया ना। फान न मतलब न्याय, ठीक है, मुंसिफान न मतलब न्याय, ठीक है, न्याय में तूफान लाएगा ऐसे मतलब मुंसिफान। इन दोनों अधिकारियों के सहायक थे तो अनेक अधिकारी होते थे। ये सामान्य प्रशासन का काम करेगा, यह मुंसिफान जो है न्याय का काम करेगा, और इसके लिए बहुत सारे लोग रहेंगे काम करने के लिए। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा था। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फतीदार, एक फौतदार यानी खजांची तथा 2 कारकुन यानी क्लर्क कारकुन यानी क्लर्क होते थे, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई
पहले भी गांव थी, कभी बहुत लंबे समय से गांव ही है। एक परगना में अनेक गांव होते थे। एक परगना में अनेक गांव होते थे। गांव प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था, जो गैर सरकारी पदाधिकारी होता, जो सरकारी नहीं होता था, वो सिर्फ मुखिया होता था, और बस ऐसे इतना, ये ध्यान। ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था, अब हम लोग देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। देखो, ठीक है। शेरशाह के शासनकाल की सर्व प्रमुख विशेषताएं उसके भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह जो है, कि शेरशाह की जो है शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या, तो ये बोल सकते हो कि उसके जो शासन व्यवस्था की प्रमुख बात है कि उसने भू राजस्व में बहुत सुधार किया था, मतलब, है ना। ठीक है। सर्वप्रथम उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खां के निरीक्षण में राज्य की भूमि का वास्तविक माप करवाया। कौन है? अहमद खां। अहमद खां के उसने बोला कि तुम मापो, पहले जमीन जाके मापो। ठीक है, मापने जा रहे हैं तो क्या है कि नहीं। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया। बोले गज सिकंदरी पहले से ही चला आ रहा है, तो आपके नाम से तो क्या करवाएंगे, इसी से करवा देते हैं। इसमें मापन के लिए सन से बनी रस्सी का उपयोग किया जाता था। ठीक है। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया। ठीक है। कौन सा पट्टा? पट्टे पे दे दिया। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। फिर कबूलियत मतलब पट्टा उन्होंने दिया, और कबूलियत जो है उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया है, हम लोग इतना मानते हैं कि इतना हम दे देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है सहमति पत्र। मतलब शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रेतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। क्या बात है, सही बात है। शेरशाह के समय लगान नकद या अनाज दोनों रूप में दी जाने की छूट थी, किंतु प्राथमिकता नकद को दिया जाता। सही बात है, कौन लेके जाएगा, पर नकद पैसा होगा तो तुरंत भड़ा काम हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। शेरशाह के समय भूमि की कीमत व फसलों के आधार पर उत्पादन और औसत निकलवाया जाता था ना। उस जो शेरशाह के समय भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था ना। भूमि की किस्म और फसलों के आधार पर जो है उत्पादन कितनी हो रही है उसका औसत निकलवाया जाता था, और इसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग जो है कर के रूप में वसूल लिया जाता था। विदित है कि मुल्तान में उत्पादन का 1/4 भाग के कर वसूल किया जाता था। मुल्तान। ठीक है। अब देखो, लगान जो था, लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना, क्या बात है, क्या सिला रहे हो, कर संग्रह शुल्क। जरीबाना मतलब जरी जो है सर्वेक्षण हो गया, मतलब जरी पहन के सर्वेक्षण करने गए थे। और महासिलाना, क्या सिलाना है, कर सर्वेक्षण शुल्क के लिए, कपड़े सिलवाने, कर संग्रह के लिए, कर जो हमने संग्रह करनी है ना उसके लिए। ठीक है। नामक कर भी देने पड़ते थे, जो कि क्रमशः भू राजस्व का 2.5 एवं 5% होता था। कितना प्रतिशत? 2.5 एवं 5% होता था। ठीक है। अब इसके गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया।